स्मिता में पिछले दिनों अगर आप देखें तो लगातार जिस तरीके से कवरेज हुई है, जिस तरीके खास तो अब तो जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर कवरेज हो रही है, उसके अपने हिजाब को लेकर जिस तरीके से कवरेज हुई है, उस तरीके से जो पब्लिक स्पेस में जो नमाज अदा करने की वो है, लाउड स्पीकर के सवाल, तो वो सारे सवाल एक कहीं ना कहीं आके इकट्ठा होते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे इस बात को लेकर ये है, क्या इस एडवाइजरी के बाद जो टीवी चैनल्स के संपादक हैं थोड़ा सजग होंगे, थोड़ी तरीके से अपने आप को रेस्ट्रेंट बरतेंगे, या जो बात अभय जी कह रहे हैं कि दरअसल मंतव्य कुछ और है, मंशा कुछ और है, और वो जब चाहेंगे तब कंट्रोल कर लेंगे? ये सिर्फ एक आई वॉश जैसा चीजें नजर आती है। जी है, ये हाथी के दांत हैं, खाने की कुछ और है, दिखाने की कुछ और है आशुतोष। जहां तक देखिए विदेश नीति के इस पहलू का सवाल है, मैं दो इंस्टेंस आपको बताना चाहूंगी। जब तबलीगी जमात का मुद्दा हुआ था तो जी न्यूज ने लगातार रिपोर्टिंग की इस तरीके से, जिसका निचोड़ ये निकला, उन्होंने एक सीरीज चलाया कि कैसे तबलीगी बम वो नेपाल से लॉन्च किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट इतना भारी पड़ा रिश्तों पर, नेपाल की सरकार ने उस वक्त उन्होंने जी न्यूज को उस पर 3 दिन के लिए उसे ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन चूंकि नेपाल एक छोटा पड़ोसी देश है तो भारत की सरकार को उस पर उतना असर नहीं पड़ता है। आप उसे चाहे तो आप बुली कर सकते हैं, जो आप करते हैं रह रहकर बीच बीच में। उसमें एक कवरेज, उसमें एक नजरिया अलग था सेंट्रल गवर्नमेंट का। चीन को लेकर जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, 10 स्टैंड ऑफ के बाद में, और बहुत सारी बातें की जा रही थी, चीखना चिल्लाना शुरू हो चुका था न्यूज चैनलों पर। पहली दफा हुआ था कि उस वक्त के विदेश सचिव ने बैकग्राउंड ब्रीफिंग की थी, जिनमें ना केवल बीट रिपोर्टर्स या संपादकों को बुलाया गया था, बल्कि ऐसे कमेंटेटर्स को बुलाया गया था जो अपनी मूछें मोड़ मोड़ कर जो है चीखते हैं जाकर सारे पूर्व जनरल वगैरह न्यूज चैनलों पर, और उनसे कहा गया था कि आप शांत हो जाए, क्योंकि चीन के साथ में भारत नहीं चाह रही थी कि ये नकारात्मक इस तरीके से जो है मीडिया पे स्प्रेड आउट हो। पाकिस्तान पर आप कुछ भी कर ले, आप दिन भर चीख ले, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उनके एजेंडे के लिए फिट है। चीन के साथ वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो उन्होंने न्यूज चैनलों को बुलाया। अगले दिन से बकायदा न्यूज चैनल की जो डेसिबल 100 डेसिबल थी, वो घटकर आपकी 50 डेसिबल हो गई चीन के मुद्दे पर। तो सरकार अगर चाहे, उन्हें पता है कि नकेल कैसे कसते हैं, लेकिन ये एक अंदरूनी एक सेटिंग है। जहां वो सूट करेगा वहां वो चलाएंगे चाबुक, और उन चैनलों पर चलाएंगे जो दरअसल मुश्किल सवाल पूछते हैं। उन चैनलों पर नहीं चलाएंगे जो अभी भी इस तरह के भड़काऊ ना केवल चैनलों पर कर रहे हैं, बल्कि आप देख लें कि इनके जो मशहूर एंकर हैं वो अपने लेवल पर भी किस किस तरह के ट्वीट करके बच निकलते हैं, किस किस तरह के मुद्दों पर डिबेट की जा रही है, इन डिबेट के टॉपिक्स को सोचकर। और ये मैं कतई नहीं चाहूंगी कि न्यूज चैनल्स बंद हो। आशुतोष, जो सवाल आपने प्राइमरी पूछा, 20 साल हमने अपनी जिंदगी के दिए हैं इस इंडस्ट्री को, वी हैव गिवन आवर ब्लड एंड स्वेट। अभी भी टीवी की एक रीच है, वो इन अनकंपेरेबल है इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां 100% लिटरेसी नहीं है। वहां पर यू कैन नॉट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। आपको उन एडिटर्स को ठीक करना होगा, उन एंकर्स को ठीक करना होगा, उन रिपोर्टर्स को ठीक करना होगा जो गैर जिम्मेदारी से वहां जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, सनसनीखेज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उसी मकसद के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ध्रुवीकरण बड़े समाज। लेकिन इनको ठीक करने के लिए ये भी तो जरूरी है ना कि वो लेजिटिमेसी ऊपर से आए। वो लेजिटिमेसी अगर इनको ऊपर से दी गई है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपका कोई बाल नहीं बांका होने वाला है, तो फिर क्या चीजें बदलेगी? बिल्कुल। मैं ये बात मैं स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे कि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एडवाइजरी में इस तरीके की ओर हिंट किया गया था, इसलिए मैंने कहा कि क्या इस तरीके से होना चाहिए। सत्य हिंदी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहता है कि हम किसी भी टीवी चैनल्स को बंद किए जाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि वाणी की स्वतंत्रता होगा, सरकार के पास अधिकार होगा किसी भी टीवी चैनल्स को, किसी भी अगर जो अखबार की स्वतंत्रता है अगर उस पर किसी तरीके का कटेल करते हैं या बंद करने का अधिकार उनके पास होता है, तो फिर ये अपने आप में कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में पूरे मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खतरनाक पहल होगी। इसलिए हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। लेकिन चूंकि ये सवाल उस एडवाइजरी में हिंट किया गया, इसलिए हमने इस सवाल को सामने रखा। अरफा, ये जो सवाल खड़ा हुआ है, यस, ये संपादक की प्रॉब्लम है, प्रोपराइटर की प्रॉब्लम है, या सरकार की प्रॉब्लम है, जिस तरीके का नैरेटिव, जिस तरीके का टीवी इस वक्त हो गया है? जी हाँ, ये समाज की प्रॉब्लम है। ये हमारी जो मौजूदा दौर की राजनीति है, हमें किताब में पढ़ाया गया था पत्रकारिता की कि जो मीडिया है वो समाज का दर्पण होता है। आप पूछ रहे थे कि क्या ये अगर जिस तरह की जनता है, जिस तरह का दर्शक है, अगर नहीं दिखाएंगे तो देखेगा कौन? मैं तो ये कहती हूँ कि पिछले 8 साल में ये नया व्यूवरशिप, एक नई जनता तैयार की गई है। क्या आप पहचान सकते हैं 8 साल पुराना वोटर? क्या यही वोटर हुआ करता था भारत में 2014 से पहले, जो हर तरह के कुप्रबंधन, हर तरह की नाकामियों के बावजूद एक पार्टी को लगातार चुन
चुन रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है, क्योंकि वो धर्म रक्षा कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो वोट जो देने जा रहा है वो सिर्फ अपने नागरिकता का एक फर्ज नहीं निभा रहा है, एक नागरिक के तौर पे फर्ज नहीं निभा रहा है, वो धर्म रक्षा के लिए वोट डालने जा रहा है। यहाँ एक तरह का कोई रिलीजियस क्रूसेड हो रहा है इस देश में, जिसमें वो धर्म बचा रहा है, इसलिए खास पॉलिटिकल पार्टी को बार बार वोट देता है। यही धर्म रक्षा वो कर रहा है जब इन न्यूज चैनल्स को देख रहा है। तो न्यूज चैनल ने पहले तो जहां नकवी साहब ने काम किया वहां एक नया बाजार बनाया था, जो न्यूज का नया बाजार था, यानी उन लोगों को भी खबरें दिखाई जो कभी खबर नहीं देखते थे। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं अंदाजा रहा होगा, मुझे भी नहीं अंदाजा रहा, 20 साल मैंने भी यहाँ काम किया, कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जब एक नई हिंसक मॉब तैयार की जाएगी। तो न्यूज चैनल जो दिखा रहा है वो दिखाना उसकी मजबूरी नहीं है, यही दिखाना उसका मैंडेट है, ये उसका धर्म है फिलहाल जो वो दिखा रहा है। तो उसने एक नया बाकायदा अपने लिए बाजार तैयार किया है, एक नई उन्मादी भीड़ को तैयार करने के लिए, जो भीड़ मुसलमानों के खिलाफ जो गालियों से भरे हुए गाने होते हैं, उस नशे में, उस जहर के नशे में जो युवा नाच रहे होते हैं, ये हमारे दौर की सच्चाई है। और जितनी जल्दी हो सके हम इसे कबूल कर लें कि वाकई यही हमारे दौर की सच्चाई है। आप सोच रहे हैं कि क्या बदल जाएगा, मैं अभय कुमार दुबे जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कहीं भी अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कितनी सांप्रदायिकता, बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता होगी मैं नहीं जानती, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता भी बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता है, क्योंकि उसका जो थ्रेशोल्ड है, जो उसकी प्यास और भूख है सांप्रदायिकता की और बहुसंख्यकवाद की, वो लगातार बढ़ रही है। जब मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव कवर कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि एक तरह का एक सैचुरेशन आ रहा था सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर, मुझे नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा है, और इसीलिए शायद रीडिंग भी गलत हुई कि लग रहा था कि नहीं, ये इनकी नाकामियों से इतर होकर जनता वोट करेगी ऑपोजिशन को। लेकिन मैं शायद गलत साबित हुई, और उसके ठीक 1 महीने के भीतर भारत में हिंसा, उन्माद, नफरत और ये पूरा जो जिस लेवल पे एस्केलेट हुआ है, जितनी तेजी से बढ़ा है, आप यकीन जानिए कि मैंने 20 साल से मैं पॉलिटिक्स को कवर कर रही हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि 1 महीने के अंदर ये ऐसा देश बन जाएगा जो पहचानने में नहीं आएगा। तो ये ना तो ये रिवर्स होगा, ना ही कितनी भी सांप्रदायिकता, बहुत सांप्रदायिकता नहीं होगी। यहाँ पत्रकार या संपादक का इंस्टीट्यूशन, किस जमाने की आप बात कर रहे हैं, किस दौर की हम बात कर रहे हैं, ये सब पार्ट है उस प्रोजेक्ट का, ये फुट सोल्जर्स हैं उस देश को बनाने के लिए। मैं वहीं से बात को खत्म करूंगी जहां से मैंने शुरू किया था, ये इस राष्ट्र के नेशन बिल्डर्स हैं, जिनमें पत्रकार शामिल हैं, संपादक शामिल हैं, नेता शामिल हैं, जज शामिल हैं, और ये जो युवा सड़कों पर नाच रहे हैं। आप सोचिए कि गालियों से भरे हुए गानों पे हमारे देश का जो वर्तमान है और जो भविष्य है वो नाच रहा है, यानी वो इस पूरे हिंसात्मक और नफरत भरे का जो इंजेक्शन है वो उसके ऊपर इतना असर कर रहा है 8 साल में। आप ये सोचें कि 8 साल पहले जो ये लड़का अभी 20 साल का है जो नाच रहा है इन मुस्लिम विरोधी गानों पर, वो 12 साल का रहा होगा, यानी छोटा बच्चा था वो। तो वो उसकी परवरिश जो हुई है इसी नफरत और हिंसा के माहौल में हुई है। वो उससे पहले का भारत नहीं जानता था कि 2014 से पहले का भी कोई सामान्य भारत होता था, जहां संविधान होता था, जो एक लोकतांत्रिक भारत था, जहां तमाम नागरिकों के बराबर के अधिकार थे। आज हमारा नैरेटिव हमें यहाँ ले आया है कि जहांगीरपुरी में एक लगातार जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव था वो ये तो था ही कि ये बुलडोजर से ढा दीजिए, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी थी आम आदमी पार्टी, वो ये कह रही थी कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, यानी कि ये मान ले कि गोया अगर वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो उनके ऊपर से बम बरसा दिया जाए। आप ये समझिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय इतनी सारी ट्रीटीज है उसका हिस्सा है, भारत का संविधान इस हद तक जाता है कि सिर्फ अपने नागरिकों को नहीं बल्कि उसमें पर्सन नाम का मेंशन है, यानी कोई भी मनुष्य उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। भारत का संविधान अभी भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों की तो बात करता है लेकिन मानव अधिकार की बात भी करता है। तो ऐसा लगता है कि अगर वहां वो रोहिंग्या थे या वो बांग्लादेशी थे तो उनके ऊपर बम बरसा दिया जाता, उनके ऊपर न सिर्फ कि उनकी दुकानों घरों पर बल्कि उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता, तो शायद तब भी सवाल नहीं होता अगर ये साबित हो जाता कि चलिए ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। तो हमारी जो मानवीयता है वो कुचली जा चुकी है। हम बिल्कुल एक इमोरल, अनैतिक राष्ट्र बनते जा रहे हैं, और ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व नहीं हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। ठीक है नौकी साहब, ये जो सवाल मैंने अरफा से पूछा था ये किसकी समस्या है? संपादक की समस्या है, मालिक की समस्या है? समस्या तो किसी की नहीं है, और ये जो बात है उसमें ये अभी अभय जी कह रहे थे, अरफा भी कह रही है, और मैं भी सहमत हूँ कि ये पूरा का पूरा एक नियोजित है, और जिसमें कि बार बार एक कुछ अलग मुद्दे मुसलमानों के खिलाफ लाए जाते हैं और फिर एक माहौल बनाया जाता है।
और इसको एक नियोजित ढंग से चलाया जा रहा था। इसलिए मैं इसको समस्या नहीं मानूंगा, और समस्या अगर है तो ये मीडिया की समस्या, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मीडिया जो है किसी भी डेमोक्रेसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंबा है, उसको फोर्थ स्टेट कहा जाता है, चौथा खंबा कहा जाता है। तो उसकी जो जिम्मेदारी है अपनी, जैसे मान लीजिए कि जैसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका की अपनी जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। उसी तरह से मीडिया की अपनी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अब ये जिम्मेदारी निभाने का काम किसके किसके ऊपर है? मीडिया कंपनियों के ऊपर, मीडिया मालिकों के ऊपर तो है ही, लेकिन साथ में जो पीयर रिव्यू का मैकेनिज्म है हमारे यहाँ, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे वो प्रेस काउंसिल हो, चाहे ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो बनी हैं, चाहे ये हो, इनका एक इनकी जिम्मेदारी है, और इनको ये चाहें तो इजीली जो है वो मीडिया को, अगर सरकार की तरफ से या किसी विचारधारा की तरफ से कोई नियोजित नैरेटिव करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ये चाहें तो उसको काफी हद तक, अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह रोक नहीं पाएंगी, तो भी काफी हद तक उसको रोक सकती हैं। तो इसलिए ये अगर मीडिया को के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर वो इस तरह के किसी नैरेटिव का हिस्सा बनते हैं तो अल्टीमेटली वो लोकतंत्र के खात्मे के लिए ही काम करेंगे, और ये स्थिति बहुत खराब होगी। सुकांत जी, आपकी क्या राय इस पूरे मसले पे? अभी भी कुछ चैनल हैं इस देश के अंदर जो बहुत ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, बोल्डली पत्रकारिता, और टीवी चैनल्स के अंदर, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, उनके ऊपर दिक्कतें आती है लेकिन वो उसको फेस करते हैं और उनकी लोकप्रियता कायम है। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पूरी पब्लिक का ही भट्टा ढार हो गया है, वो ऐसी हो गई है। 10-15% नचनिया गैंग सब जगह होता है, वो यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, पूरे यूरोप में है। जिस देश में देखें आप, वहाँ रेसिस्ट मिल जाएंगे, इस तरह के नाचने कूदने वाले मिल जाएंगे, लफंगे लोग। लेकिन आमतौर पर छोटे से लेकर बड़े तक, मैं तो जिससे भी बात करता हूँ तौबा करता है, वो सारे चैनल सुनता है। केवल मतलब ये जितनी भी चनाजोर गरम सनसनीखेज जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, उसमें से केवल वो फैक्ट की बात पकड़ते हैं कि भाई ये घटना हुई, इतना सुनते हैं। इसके अलावा हेडलाइन में क्या उन्होंने शब्द लगाया, क्या नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं सुनते हैं इसको, बल्कि उकताए हुए हैं, कान बंद कर लेते हैं, सर पटक लेते हैं अपना। तो पता नहीं ये किसके लिए कर रहे हैं। ये मजबूरी इनके संपादकों की है, इनके प्रोपराइटर्स की है, या इनको लगता है कि साहब ऐसा नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं कि जितना जिससे ज़्यादा भोंडा हो जाऊं उतना अच्छा है। तो मुझे तो लगता है ये इनकी दिक्कत है, ये समाज की दिक्कत नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।